देखो, कंसोलिडेशन में क्या क्या काम करना पड़ता है अपने को। बेसिकली जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करेंगे उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें अपने को इंक्लूड करनी है, उसके बारे में बात। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस। जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे होल्डिंग कंपनी की बुक्स में, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे पहले फर्स्ट वर्क होगा कि अपने को करंट ईयर का प्रॉफिट मालूम, भाई करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। जनरली आपको क्या है कि जैसे सब्सिडी कंपनी जो होती है उसकी बैलेंस शीट गिवन होती है, और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट जो गिवन होती है वो 2 साल की गिवन, जैसे मान लो 2012 और 2013, 2 साल की बैलेंस शीट अपने को गिवन है। तो अब जैसे मान लो लाइबिलिटी साइड में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है आपको 3 लाख और 5 लाख। तो आप ऐसा देख के तो एक एस्टिमेट लगा सकते हो सीधा सीधा कि भाई करंट ईयर में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है सब्सिडी कंपनी को, क्योंकि पिछले साल तक पी एंड एल में 3 लाख रुपए का बैलेंस था और अभी बैलेंस हो गया है 5 लाख। तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये तो पी एंड एल का बैलेंस है। अब मान लो इसमें कोई एडजस्टमेंट भी हुए हैं जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय नहीं होने। जैसे मान लो कुछ पैसा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है इस साल, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद भी 2 लाख रुपए आपके पास बच गए हैं, तो इसका मतलब आपने अर्न तो ज्यादा किए होंगे ना। तो जब भी आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे सब्सिडरी कंपनी का, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आप सब्सिडरी कंपनी का पी एंड एल अकाउंट एक बार बना लो। पी एंड एल अकाउंट में आप पहले पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस लिख लोगे बाय बैलेंस विधि। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस मान लो 3 लाख रुपए है अपना। फिर पी एंड एल का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो लिख लेंगे, तो टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अब मान लो करंट ईयर में आपने 50,000 50,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो टू जनरल रिजर्व 50,000, या और कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो यहाँ पे नोट हो जाएगा। तो ऐसा करके आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते। तो हम कहेंगे ये 5 लाख था, 5,50,000 में से 3 लाख लेस करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमने 2,50,000, 2,50,000 रुपए जो है वो करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया। तो सबसे पहला काम तो अपना यही होगा कि हमें करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिएगा। या तो पी एंड एल के डिफरेंस से पता लग जाएगा, और यदि क्वेश्चन में कोई इस टाइप का एडजस्टमेंट है, जैसे कोई पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है या और कोई रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर किया है, तो उससे अपने को वापस ऐड कर देना है इसमें, तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट। अब क्या होगा देखो, करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है जितना भी आया है उसको आप प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डिवाइड करो। मान लो कि होल्डिंग कंपनी जो है उसने सब्सिडरी कंपनी के शेयर 1 जुलाई को परचेज किए। 1 जुलाई को किए मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने प्री एक्विजिशन का पीरियड है,
और 9 मंथ पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड है। तो आप जो 2,50,000 2,50,000 रुपए का करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है, उसको प्री और पोस्ट में, अच्छा प्री और पोस्ट में डिवाइड करने के भी दो तरीके होते हैं। आप चाहो तो टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे 3 मंथ और 9, तो 2,50,000 को 3 मंथ और 9 मंथ के रेशियो में डिवाइड, और चाहे तो सेल्स के रेशियो में भी किया जा सकता है। मान लो अपने को 3 महीने की अलग सेल मालूम है और 9 मंथ की अलग सेल मालूम है, तो सेल्स के रेशियो में भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। ज्यादातर जो है वो टाइम के रेशियो में इसको डिवाइड किया। तो आप करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्री और पोस्ट के रेशियो में डिवाइड करो, कैलकुलेट कर लोगे कि उसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है और उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना। ठीक है, एक तो ये काम हो जाएगा। अब आपका मेन प्रोसीजर चालू होगा यहाँ पे कि भाई हमें जो कैलकुलेशन करनी है, क्या क्या करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी। तो प्रोसीजर में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप कैलकुलेशन करोगे नेटवर्थ, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ को हिंदी में कहते हैं हम शुद्ध कीमत। अच्छा, नेटवर्थ किसकी कैलकुलेट होती है, ध्यान रखना, नेटवर्थ हमेशा सब्सिडी कंपनी की कैलकुलेट, सहायक कंपनी की नेटवर्थ सबसे पहले कैलकुलेट कर। तो अब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करें, नेटवर्थ की कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीजें हम नेटवर्थ में इंक्लूड करें। देखो, सबसे पहले पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी की जितनी भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो नोट कर लेंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, सब्सिडरी कंपनी के पी एंड एल अकाउंट का जितना ओपनिंग बैलेंस है, मतलब साल के स्टार्टिंग का जो बैलेंस है वो इसमें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व है उसका भी ओपनिंग बैलेंस नोट। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यदि आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट अराइज होगा वो भी हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन कब करेंगे, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं उस दिन रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो उस दिन रीवैल्यूएशन में यदि आपके एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, लॉस हो रहा है तो वो नीचे बताऊंगा लेस। अच्छा, आपको पता है हमने प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया, करंट ईयर के प्रॉफिट को, करंट ईयर के प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इसमें से जितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा वो नेट वर्थ में इंक्लूड कर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये सारी चीजें अपने को नेट वर्थ में इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब इसमें से लेस क्या क्या करना है, तो लेस के लिए पहले तो इनमें से ही ढूंढ लो आप क्या क्या लेस करना है। देखो, पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस यदि माइनस में हो तो यहाँ लेस करना है, मतलब डेबिट बैलेंस हो तो लेस में एक नंबर हो जाएगा डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। रीवैल्यूएशन, एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, लॉस ऑन
revaluation of assets and liability। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की जगह प्री एक्विजिशन लॉस हुआ है तो वो भी लेस हो जाएगा। प्री एक्विजिशन लॉस। इसके अलावा यदि आपकी बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स भी कह सकते हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, इस तरह का कोई आइटम है तो उस भी अपने को लेस करना है। मतलब ये सारी चीजें अपने को लेस करनी, और लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगी दैट विल बी नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये सब्सिडरी कंपनी की नेट वर्थ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मान लो इसमें से 3 पॉइंट दे दे, एक कुछ अलग दे दे कि भाई कौन सी चीज नेटवर्थ में इंक्लूड है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है नेटवर्थ के ऊपर। तो आपको ये आइटम्स ध्यान रखने हैं कि भाई नेटवर्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या। हम एग्जाम्पल भी साथ में ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सब्सिडरी कंपनी की नेट वर्थ आई है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज, ये मान लिया है ताकि आगे कोई एग्जाम्पल लेंगे तो अपने को ध्यान रखें। ठीक है, नेट वर्थ के बाद क्या करते हैं। नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ कि भाई ये सब्सिडरी कंपनी की शुद्ध कीमत है, नेट वर्थ है। आज सब्सिडरी कंपनी को बेच दो आप तो इतने रुपए में बिक सकती है 20 लाख, ये नेटवर्थ। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी। गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमेशा किसकी कैलकुलेट करनी है, होल्डिंग कंपनी, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, नेटवर्थ तो किसकी कैलकुलेट करते हैं, सब्सिडरी कंपनी, और गुडविल या कैपिटल रिजर्व किसका कैलकुलेट करेंगे, होल्डिंग कंपनी का। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि भाई 20 लाख रुपए की नेट वर्थ आई है, ठीक है ना। अब मान लो एक होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडरी कंपनी के 60% शेयर्स परचेज किए। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 60% शेयर, मान लो 13 लाख, 13 लाख रुपए में परचेज किए। तो आपके सीधी सी सोचने की बात है कि भाई सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 20 लाख, और 20 लाख की नेटवर्थ में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, आप कहोगे 60%। तो भाई 20 लाख का 60% 12 लाख रुपए। तो आप कहोगे कि होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में जो हिस्सा है वो 12 लाख रुपए का, लेकिन होल्डिंग कंपनी ने उसके शेयर कितने में खरीद रखे हैं, 13 लाख में। मतलब 1 लाख रुपए जो ज्यादा दिया है वो किस चीज का दिया है, तो हम गुडविल का दिया है। तो कैसे गुडविल निकाली हमने, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे हैं, सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो कितने रुपए में परचेज कर रखे हैं, 13 लाख रुपए में। और उसमें नेटवर्थ में होल्डिंग कंपनी का जितना हिस्सा है वो लेस कर देंगे, लेस 60% शेयर इन नेटवर्थ। तो 20 लाख रुपए की नेटवर्थ है, उसमें 60% शेयर होल्डिंग कंपनी का है, तो 12 लाख रुपए। मतलब जो 1 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी ने ज्यादा पेड किया है,
उसको हम क्या कहेंगे? गुडविल। उसको क्या कहेंगे? गुडविल। ठीक है। ये अच्छा, मान लो यही इन्वेस्टमेंट 13 लाख की जगह 10 लाख में परचेज किए हुए होते, तो आप कहते हैं भाई 10 लाख के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं और उसकी नेटवर्थ में हिस्सा हो रहा है इसका 12 लाख, तो डिफरेंस जो 2 लाख रुपए आया है ये होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मतलब ये क्या है? उसका कैपिटल। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे गुडविल है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है तो हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है। थर्ड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ये हमेशा सब्सिडरी कंपनी का कैलकुलेट होता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर किसको कहते हैं? भाई जितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी ने खरीद रखा है उसके अलावा जितना हिस्सा है वो माइनॉरिटी। जैसे अभी होल्डिंग कंपनी ने 60% शेयर्स परचेज, तो 60% शेयर परचेज किए हुए हैं, इसका मतलब 40% हिस्सा माइनॉरिटीज का है, बाहर के लोग, अल्पमतधारी हिंदी में कहते हैं। तो 40% से, तो आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम 40% यदि शेयर है तो 40% शेयर इन नेट। तो मान लो 20 लाख रुपए की नेटवर्थ है, उसमें 40% शेयर 8 लाख, 8 लाख रुपए का तो नेटवर्थ में हिस्सा, और 40% शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते ही मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। करंट ईयर के प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, एक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 40% शेयर आपको माइनॉरिटीज में जितना भी हो, ठीक है ना, वो ऐड कर लेंगे, तो जो टोटल शेयर आएगा उसको हम कहेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर। लेकिन अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भाई आपने माइनॉरिटीज को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में तो शेयर दे दिया 40%, तो क्या माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर नहीं है क्या 40%? और है तो हम इसको फिर ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीजन क्या होना चाहिए कि भाई हम माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ पे ऐड नहीं? कोई भी बताए। क्या माइनॉरिटीज को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? कोई भी बता सकता है। 100% क्यों मिलेगा भाई? 40% का शेयर होल्डर है तो 40% ही मिलेगा, 100 क्यों मिल जाएगा? इमीचंद का जवाब बिल्कुल सही आया कि ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है इसका। आप याद करो, क्या मैंने किसी कैलकुलेशन में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करवाया था क्या आपको? अभी तक जितनी कैलकुलेशन की है हमने, उसमें किसी भी कैलकुलेशन में मैंने आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नेट वर्थ में ऐड करवाई है ना?
और नेटवर्थ का हिस्सा इसको मिल चुका है ना, तो प्री एक्विजिशन नेटवर्थ में इंक्लूड हो जाता है पहले ही, और नेटवर्थ में हम हिस्सा निकाल लेते हैं, इसलिए दोबारा ऐड करने की जरूरत। ठीक है, ये बात हो गई माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। 4 नंबर पॉइंट लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और ये कैलकुलेशन किसके लिए होती है? होल्डिंग कंपनी के लिए। मतलब होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो लिखना है आपको होल्डिंग कंपनी के P&L का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के P&L का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस में फिर ऐड करेंगे होल्डिंग कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट जितना भी हुआ है, होल्डिंग कंपनी के करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर में होल्डिंग कंपनी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है वो है, और फिर ऐड करेंगे ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की अभी हमने बात की थी ना, तो भाई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 40% तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में ऐड कर रहे हैं, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 60% होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, इसलिए होल्डिंग कंपनी में 60% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करें। ये सब कुछ करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे कंसोलिडेटेड, ये अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये 4 बेसिक कैलकुलेशंस हैं। इसके अलावा आगे मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा आपको, वो तो सारे होंगे ही, लेकिन वो इन्हीं में है, इन 4 कैलकुलेशन में ही होंगे। इसलिए ये 4 बेसिक कैलकुलेशन तो आपको हर समय टिप्स पे रहनी चाहिए। कौन कौन सी 4 बेसिक कैलकुलेशन? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ किसकी कैलकुलेट होती है बताना? सब्सिडियरी कंपनी। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, किसकी कैलकुलेशन होती है? होल्डिंग कंपनी। थर्ड नंबर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, किसकी कैलकुलेशन होती है? सब्सिडरी कंपनी की। और 4 नंबर कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ये किसकी कैलकुलेशन होती है? होल्डिंग। तो ये 4 चीजें तो आपको आनी चाहिए, और प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट जो होगा उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये इतनी बात तो अपने को पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बात यदि क्लियर नहीं होगी तो आगे की बात को समझना अपने लिए बहुत मुश्किल। ठीक है? अब बात करते हैं हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। क्या हुआ? 13 लाख रुपए के तो इन्वेस्टमेंट। ठीक है? हाँ,
अब हम बात कर रहे हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। इंटर कंपनी, जैसे अमालगमेशन के चैप्टर में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते थे। दो कंपनीज की जब बैलेंस शीट मर्ज होती थी तो हम कहते थे कि भैया इन दोनों के आपस में जो ट्रांजेक्शन हो रखे हैं उनको कैंसिल, ये बात करते थे। वैसे ही कंसोलिडेशन में भी क्या हो रहा है, दो कंपनियों की बैलेंस शीट मर्ज हो रही है। होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को मर्ज करके अपने साथ दिखा रहा है, तो उस केस में भी अपने को यदि इन दोनों के बीच में कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको अपने को बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा, राइट ऑफ। तो अब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं ये तो आपको मालूम ही है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। वैसे अमालगमेशन में जो हमने बात की थी सारे वही इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। सबसे पहले डेटर एंड क्रेडिटर। यदि किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड सेल कर रखा तो एक कंपनी का डेटर होगा और दूसरी कंपनी का क्रेडिटर, चाहे वह कोई हो। चाहे होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड सेल कर रखा है, चाहे सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड, केस कोई भी हो, यदि इस तरह की कंडीशन है तो जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ तो उस समय क्या करना है, उस बैलेंस शीट में दो क्रेडिट क्या करना है, क्या करना है रेणुका? अच्छा, तो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जर्नल एंट्री कहां से आ गई? जर्नल एंट्री तो होती नहीं है इसमें। इसमें तो केवल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन कर रहे हैं, है ना। इसमें जर्नल एंट्री नहीं होती है। जर्नल एंट्री केवल अमालगमेशन के चैप्टर में होती है। अमालगमेशन के चैप्टर में जब हम इनका एडजस्टमेंट करते हैं डेटर क्रेडिटर का, तब हम एंट्री करते हैं क्रेडिटर डेबिट टू डेटर। यहाँ पे एंट्री तो करनी नहीं है अपने, ठीक है ना। यहाँ केवल और केवल बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो डेटर और क्रेडिटर किसी के भी हो, बैलेंस शीट में जब नोट कर लेंगे हम दोनों कंपनी के ऐड करके, तो फिर आपको दोनों साइड से हटा, मतलब डेटर में से भी हटा देना है और क्रेडिटर में से भी, ठीक है। दूसरी बात, डिबेंचर्स। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए तो एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट है और दूसरी कंपनी का सिक्योर्ड लोन है। तो जब बैलेंस शीट को मर्ज करेंगे दोनों की, हम कंसोलिडेशन करेंगे, तो ये भी दोनों साइड में आएगा ट्रांजैक्शन। एक साइड में इन्वेस्टमेंट आएगा, दूसरे साइड में डिबेंचर्स आएंगे, तो इनको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा दोनों साइड। हाँ, वो एक अलग बात है कि मान लो डिबेंचर आपने ज्यादा में खरीद रखे, मान लो 5 लाख के डिबेंचर है और होल्डिंग कंपनी ने उनको 5,25,000 में खरीद रखा है, तो लायबिलिटी साइड में तो डिबेंचर 5 लाख के शो होंगे और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 5,25,000 के शो होंगे। तो अपने को दोनों साइड से जब कैंसिलेशन करना है तो एक साइड से 5 लाख कैंसिल करोगे, एक साइड से 5,25,000 कैंसिल करोगे, तो फिर 25,000 कहाँ जाएगा बताओ? गुडविल में जाएगा, बिल्कुल सही है। वो गुडविल हो गई, मतलब उसने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है वो गुडविल, ठीक है ना। इसी तरह से लोन्स, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया, वही सेम ही बात है, एक के एसेट्स में शो होगा, एक के लायबिलिटी में शो होगा। जब बैलेंस शीट को मर्ज करेंगे तो दोनों की बैलेंस शीट में, उसी बैलेंस शीट में शो होगा मर्ज्ड बैलेंस शीट में, तो उसको भी दोनों साइड से हटा।
बी आर एंड बीपी, इसके लिए मैंने आपको उस समय भी याद रखने को कहा था कि ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बी आर बीपी में गलती हो जाती है। बी आर और बीपी की जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई बी आर कितने रुपए के पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड सब्सिडी। बी लिमिटेड ने अपने 50,000 रुपीज के बिल्स पेबल ए लिमिटेड को दिए हुए, मतलब ए लिमिटेड के पास बिल्स रिसीवेबल आए हुए हैं कितने के, 50,000। ठीक है, ए लिमिटेड के पास तीन ऑप्शन है इस बिल का, वो क्या कर सकता है। ए लिमिटेड इस बिल को चाहे तो बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, बैंक से बुना सकता है। ए लिमिटेड चाहे तो इस बिल को एंडोर्स कर सकता है, किसी और के फेवर में बेचान कर सकता है, और ए लिमिटेड चाहे तो खुद के पास रख सकता है। ठीक है ना। अब मान लो ये जो 50,000 के बी आर मिले थे इसको, इसमें से 20,000 के बी आर तो उसने डिस्काउंट करवाया। ठीक है, और 10,000 के 12,000 के बी आर उसने एंडोर्स कर दिए, और 18,000 के बिल उसके पास पड़े। तो पहली बात तो ये होगी कि जितने रुपए के बिल पड़े हैं उतने ही कैंसिल करो, क्योंकि जो बैंक से एंडोर्स करवाए हुए हैं वो पैसा तो हमें बैंक को देना ही पड़ेगा। जो आपने बैंक से डिस्काउंट कराए हुए हैं वो पैसा तो बैंक को देना पड़ेगा। जो बिल आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर रखे हैं वो पैसा क्रेडिटर को देना ही पड़ेगा, उसमें सोचने की बात नहीं। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था माल कमीशन के चैप्टर में भी कि आप केवल उन्हीं बिल्स को कैंसिल करोगे जो हमारे पास पड़े। तो ए होल्डिंग कंपनी के पास 18,000 के बिल पड़े, तो आप बी आर में से 18,000 कैंसिल कर दो। होल्डिंग कंपनी के पास जितने भी बी आर होंगे, आप कहोगे होल्डिंग कंपनी के पास बी आर 18,000 के तो होंगे, 18,000 के तो एक कंपनी के इसके होंगे, और भी तो दूसरी कंपनियों के हो सकते हैं ना। केवल कैंसिलेशन तो इसी का करना है ना 18,000 का। तो 18,000 के बी आर कैंसिल होंगे और 18,000 की बीपी कैंसिल होंगे, सोचने की बात ही नहीं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो भी आपको ध्यान, क्या आता है, एक बात बताओ, ये जो 18,000 के बिल डिस्काउंट कराए हुए होल्डिंग कंपनी ने, या 12,000 के बिल एंडोर्स किए, क्या इस 18 और 20,000 और 12,000 32,000 की कोई अकाउंटिंग अलग से शो होगी होल्डिंग कंपनी की बुक्स में? कोई भी बताए? नहीं। किसी तरह का कोई डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बताओ भाई, होल्डिंग कंपनी ने 50,000 के बिल में से 32,000 के बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिए हैं या एंडोर्स कर दिए हैं। तो जब डिस्काउंट करवाए, एंडोर्स किए, तब उसने अकाउंटिंग कर ली, खत्म हो गई अकाउंटिंग तो। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी, तो क्या इस 32,000 को कहीं पे शो किया जाएगा क्या बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर या बैलेंस शीट के बाहर डिस्क्लोजर के रूप में शो होगा या नहीं होगा? हाँ। बिल्कुल सही है।
ये होल्डिंग कंपनी के लिए 32,000 की कंटिंजेंट लायबिलिटी है। आप कहोगे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों है? ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी के पास बीआर आया, कहां से आया? बी लिमिटेड। उस बीआर को ए लिमिटेड ने बैंक से डिस्काउंट। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी उस बीआर की, तो मैच्योरिटी डेट पे कौन किसको पेमेंट करेगा? कौन किसको पेमेंट करेगा? सब्सिडरी कंपनी बैंक को पेमेंट, क्योंकि बीपी उसी का है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने यदि बैंक को पेमेंट नहीं किया तो बैंक किसका गला पकड़ेगी? ए लिमिटेड का। बैंक कहेगी बिल डिस्काउंट आपने कराया है, आप दो पैसे, वो तो नहीं दे रहा। तो जब तक इस बिल का पेमेंट नहीं होगा तब तक ये होल्डिंग कंपनी के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बनी। इसी तरह से जो बिल एंडोर्स किए हैं 12,000, इनका पेमेंट भी जब तक नहीं होगा तब तक ये भी होल्डिंग कंपनी के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बनी। समझ गए मेरी बात? अब जब आप दोनों की बैलेंस शीट मर्ज हो, कंसोलिडेशन हो गया है, तो फिर होल्डिंग कंपनी ही सब्सिडरी कंपनी की मालिक है और ये पैसा दोनों की कंपनी मर्ज हो गई, तो अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पैसा होल्डिंग कंपनी को ही पे करना पड़ेगा। तो फिर काय की कंटिंजेंट? जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो 18,000 के बिल जो पड़े हैं वो तो आपने खत्म कर दिए दोनों साइड से, और 32,000 का बीपी जो है वो लायबिलिटी साइड में शो होगा बैलेंस शीट के, तो वो तो एक्चुअल लायबिलिटी हो गई ना, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी थोड़ी रही। तो जितने रुपए के बिल डिस्काउंट करवाए हुए हैं या एंडोर्स किए हुए हैं, जब तक आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनाते हो तब तक तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और जैसे ही आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते ही वो एक्चुअल लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों कंपनियां एक हो गई। एक हो गई है तो बैंक को पेमेंट कौन करेगा? हमारे हिसाब से होल्डिंग, हालांकि एक्चुअल में तो सब्सिडरी करेगा, लेकिन सब्सिडरी कंपनी के ऊपर होल्डिंग किसकी है? सब्सिडरी कंपनी का मालिक कौन है? हम कहेंगे ए लिमिटेड। तो फिर पेमेंट एक तरह से ए लिमिटेड ही करेगा ना, भले बी लिमिटेड कर रहा है पेमेंट तो भी नाम तो ए लिमिटेड का ही हो रहा है ना, क्योंकि वो मालिक है। ठीक है ना? तो जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उस केस में आप इसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी शो नहीं करोगे, और जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे होल्डिंग कंपनी के तो आप इसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी शो। आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी बात। किसी को नहीं हुई है तो पूछ लो। चलो, बीआरबीपी का एडजस्टमेंट हो। अब बात करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन। ये बात हमने अमालगमेशन में भी पढ़ी, लेकिन अमालगमेशन में थोड़ा सिस्टम चेंज है, यहाँ पे चेंज। देखो, डेटर कैटर बीआरबीपी इन सब का सिस्टम तो जो अमालगमेशन में है वही कंसोलिडेशन। स्टॉक का जो सिस्टम है वो कंसोलिडेशन में थोड़ा चेंज है, तो कैसे अपने को इसको ट्रीट।
सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि भाई जो भी स्टॉक बचा हुआ है जिसके भी पास, मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा है तो सब्सिडरी के पास स्टॉक बचा हुआ है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा है तो होल्डिंग के पास स्टॉक बचा हुआ है, जिसके पास भी स्टॉक बचा हुआ है उस स्टॉक में दूसरी वाली कंपनी का प्रॉफिट इंक्लूड, जिसने माल बेचा था, तो प्रॉफिट अपने को हटाना पड़ेगा क्योंकि अब उस स्टॉक को हमें कॉस्ट पे लेके आना। बताइए आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप सबको पता है। मान लो 50,000 का स्टॉक पड़ा है किसी कंपनी के पास में और ये माल दूसरे वाली कंपनी ने उसको कॉस्ट में 25% ऐड करके बेचा, तो कॉस्ट में 25% ऐड करके 50,000 में बेचा था, इसका मतलब 50,000 उसकी सेलिंग प्राइस थी, तो कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे 25/125, या कॉस्ट पे 25 होता है तो सेल्स पे 20% होता है, पता है आपको, तो 50,000 का 20%, 10,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है। प्रॉफिट तो इंक्लूड है इस स्टॉक में, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये बात सुन। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को और इसके ऊपर लिख के ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनो। मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा है, होल्डिंग टू सब्सिडरी, तो प्रॉफिट किसने अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया होल्डिंग, किसने अर्न किया, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने यदि प्रॉफिट अर्न किया है तो आप बताओ होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कौन सी कैलकुलेशन में जोड़ा था हमने, हमने 4 कैलकुलेशन की थी, उसमें से कौन सी कैलकुलेशन में होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट नाम आया था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आया था, है ना। तो बस आपको जितना होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय लेस कर देना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस, इतनी सी बात है, ठीक है। मान लो माल जो बेचा था वो सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, तो यदि सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा था तो प्रॉफिट किसने कमाया था, हम कहेंगे सब्सिडरी ने। सब्सिडरी का प्रॉफिट कहीं पे कैलकुलेट करते हो क्या आप, कैलकुलेशंस में सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कहीं पे लिखते हैं क्या हम, नेट वर्थ में लिखते हैं केवल, देखो मैंने जो बात आपको बताई थी उस पे कायम रहो कि सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसको 2 टुकड़ों में बांटेंगे, एक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, एक पोस्ट एक्विजिशन। तो सब्सिडरी कंपनी ने जो स्टॉक पे प्रॉफिट कमाया होगा वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, यहाँ पे इंक्लूड होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपने कहां पे कौन सी कैलकुलेशन में शो किया था बताओ, केवल माइनॉरिटी में शो किया था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी शो किया था,
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हमने माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में भी शो किया था और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी शो किया था, दोनों जगह शो हुआ। तो आपको क्या, जितना स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड, मान लो 10,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 10,000 का 40% माइनॉरिटी से संबंधित है, 60% होल्डिंग से रिलेटेड है, मतलब 10,000 का 40%, 4,000 रुपए तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में से लेस करोगे और 6,000 रुपए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस। किसी को कोई कंफ्यूजन है स्टॉक के पॉइंट के रिलेशन में? स्टॉक का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना ध्यान रखना है आपको? केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि माल होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है तो केवल एक जगह लेस होता है, कहां पे? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। और यदि माल सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है तो दो जगह लेस करना है, कहां पे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, दोनों जगह लेस करना। एनी डाउट? क्लियर है सबको? ये हो गई स्टॉक से रिलेटेड बात। स्टॉक के बाद में ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स तो एंड हो गए। जितने भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया। क्या है प्रॉफिट? अरे पूछ लिया करो, ऐसे मैसेज में पढ़ता हूँ उसमें टाइम। प्रॉफिट में भी इंक्लूड हो सकता, शेयर होल्ड करने से पहले माल बेच सकते। क्या मतलब, क्या है बताओ भाई, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल किया हो। प्रॉफिट यदि प्री का है ना, तो प्री का तो डिवाइडेशन हो चुका है देखो, और प्री का जो पैसा कमाया है वो सब्सिडरी ने ओरिजिनल कमाया है, ठीक है ना, उसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई प्री जो मान लो पहले माल बेचा हुआ है, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेज किए हैं उससे पहले सब्सिडरी कंपनी ने माल बेचा है उसको, तो वो जो प्रॉफिट कमाया है वो तो सब्सिडरी का एक्चुअल प्रॉफिट है, उसमें अपने को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे एमालगमेशन से थोड़ा सिस्टम अलग। एमालगमेशन में तो हम कहते हैं कोई सा प्रॉफिट हो आप इसमें एडजस्ट। कंसोलिडेशन में हम केवल उसी प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे जो माल उसने शेयर परचेज करने के बाद में बेचा। तो शेयर परचेज करने के बाद में यदि बेचा है तो वो प्रॉफिट कहाँ पे होगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में होगा, इसलिए एडजस्टमेंट केवल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से ही। फ्री वाले में से इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स। अच्छा, एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में एक और देख लेते हैं, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। ये भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो सकती है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कैसे हो सकती है कि भाई मान लो सब्सिडरी कंपनी ने प्रिफरेंस शेयर इश्यू किए हुए और उसमें से कुछ प्रिफरेंस शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीदे, है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब दोनों की बैलेंस शीट बनेगी तो इधर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स होंगे, लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शो होगी। दोनों जब शो हो रहे हैं
तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हो गया ना। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि सब्सिडरी कंपनी जो है उसने 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं 9% की रेट। अब सब्सिडरी कंपनी ने जो 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए उसमें से 7 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीदे हुए और 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर दूसरे लोगों ने खरीदे हुए। दूसरे लोग मतलब माइनॉरिटी हो गया ना। दूसरे लोगों का मतलब हमारा यहाँ कहां से, माइनॉरिटी से। अब 7 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स जो होल्डिंग कंपनी ने खरीदे हुए हैं वो मान लो इसने 7,25,000 में खरीदे। अब क्या करना है? अब आपको करना ये है कि जब भी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तो उस समय आपको ये 7 लाख रुपए का तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इधर होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट शो कर रखा है होल्डिंग कंपनी ने, और इधर सब्सिडरी कंपनी ने क्या शो कर रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शो कर रखी है। 7 लाख इधर कैंसिल होंगे, 7 लाख इधर कैंसिल होंगे, लेकिन इधर तो इन्वेस्टमेंट 7,25 का है तो फिर इधर तो 7,25 कैंसिल होंगे। तो 25,000 के डिफरेंस को क्या मानेंगे पता ही है आपको, क्या मानेंगे, गुडविल मानेंगे। ये तो क्लियर सी बात है ना। और जो 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर माइनॉरिटीज ने खरीद रखे हैं वो जब आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो उसमें ऐड, मतलब कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरे के पूरे बैलेंस शीट में से खत्म हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो, जितना हिस्सा होल्डिंग के कंपनी के पास है उतना तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के थ्रू कैंसिल हो जाएगा, और जितना हिस्सा माइनॉरिटी के शेयर होल्डर के पास है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में ऐड। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो प्रेफरेंस शेयर को करंट ईयर का डिविडेंड अभी तक सब्सिडरी कंपनी ने नहीं दिया। कौन से ईयर का, करंट ईयर का, पीछे की तो बात ही नहीं कर रहे, करंट ईयर की बात। भाई सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को करंट ईयर का डिविडेंड, तो यदि करंट ईयर का डिविडेंड नहीं दिया है तो देना पड़ेगा। करंट ईयर का डिविडेंड किस में से देना पड़ेगा बताओ पहले तो, किस में से देंगे, सब्सिडरी कंपनी करंट ईयर का डिविडेंड देगी तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से देगी। सबसे पहली बात तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से देगी। तो क्या आप सब्सिडरी कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो क्या कहीं पे, और कब करते हो? मैंने जो कैलकुलेशंस बताई थी उसमें कौन सी स्टेज में सब्सिडरी कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं? बताया था ना सब्सिडरी का करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कब करते हैं? सबसे पहले काम ही तो यही करते हैं, उसके बाद नेटवर्थ निकालते हैं ना। सबसे पहले आप सब्सिडरी कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो,
फिर उसको प्री पोस्ट में डिवाइड करते हो, ऐसा ही बताया था मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि यदि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना बाकी है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना पेंडिंग है, तो सबसे पहले आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से उसको लें, करंट ईयर के प्रॉफिट में। फिर जो करंट ईयर का प्रॉफिट बचेगा उसको प्री पोस्ट में डिवाइड करो। ध्यान रखना बात, सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस करोगे, फिर जो करंट ईयर का प्रॉफिट बचेगा वो प्री पोस्ट में डिवाइड। क्लियर है पहली बात? एक एडजस्टमेंट तो हो गया कि भाई प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। दूसरा एडजस्टमेंट कहां पे होगा? तो भाई ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड मिलेगा किसको, किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर को, मतलब कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस कंपनी के? होल्डिंग भी है और माइनॉरिटी। होल्डिंग ने 70% प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे हैं, तो 70% डिविडेंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐड होगा। होल्डिंग का प्रॉफिट कौन सा होता है? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होता है ना, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। और 30% डिविडेंड माइनॉरिटी का है, वो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में। स्पेशली ध्यान रखना, देखो फिर से बता रहा हूं, यदि प्रेफरेंस शेयर का करंट ईयर का डिविडेंड देना बाकी है, तो पहली बात तो उसको आपका सब्सिडरी कंपनी के करंट ईयर के प्रॉफिट में से दो, उसके बाद करंट ईयर के प्रॉफिट को प्री पोस्ट में डिवाइड, और जितना भी डिविडेंड बनेगा उसमें जितना होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐड होगा, और जितना माइनॉरिटीज का शेयर होल्डर शेयर होगा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में। क्लियर है?